हेलो स्टूडेंट्स, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने व्यतिकरण पढ़ा था। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण आज पढ़ने वाले हैं। इसकी कंडीशन को हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण भी कहते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियाँ प्राप्त करना, ऐसे बोले, या व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण ऐसे बोले, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे व्यतिकरण के लिए हमारे पास कम से कम दो तरंगें होनी चाहिए। दो तरंगें, जैसा कि चित्र पिछली बार अपने बनाया था, और उसमें ये S1 पॉइंट था और ये S2 पॉइंट था। ये पर्दे के ऊपर कोई बिंदु मान लो P है, जिसके ऊपर S1 से भी प्रकाश किरणें पहुंच रही है और S2 से भी प्रकाश किरणें पहुंच रही है। हम बात कर रहे हैं यंग द्विछिद्र प्रयोग की, और यहाँ से जो प्रकाश किरणें पहुंच रही है वो सीधी इस तरह से, यहाँ से प्रकाश किरण बिंदु P तक इस टाइप से जाएगी, और S2 से जाने वाली प्रकाश किरण यहाँ से इस टाइप से जाएगी। चित्र को देखने से ही पता चलता है कि S1P लंबाई में कम है और S2P लंबाई में ज़्यादा है। इसका मतलब दोनों तरंगों के रास्ते में कुछ न कुछ पथ में अंतर है। इसे हम पथांतर कहते हैं। S1 सोर्स से निकलने वाली प्रकाश तरंग इस तरह से आगे बढ़ रही है, S2 से निकलने वाली प्रकाश तरंग भी इस तरह से आगे बढ़ रही है। ये दोनों प्रकाश तरंगें यहाँ पहुँचेगी, बिंदु P पर सुपरइम्पोज होगी, इनका अध्यारोपण होगा और उसके बाद व्यतिकरण की घटना होगी, क्योंकि ये एक ही सोर्स से उत्पन्न हुई तरंगें हैं। हम बात कर रहे हैं व्यतिकरण की घटना यंग द्विछिद्र प्रयोग की, जहाँ पे S एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया था, उसके आगे S1 और S2 दो स्रोत बनाए थे, और उसी से व्यतिकरण की घटना होकर चमकीली और काले कलर की फ्रिंजें बनी थी। ये S1 और S2 से आने वाला प्रकाश है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि S1P कम है, इसको मान लो X है। तो ये जो है वो हमारे पास हो गया X प्लस डेल्टा X। अगर ये X है तो ये हो गया X प्लस डेल्टा X। थोड़ी दूरी ज़्यादा होगी। ये दूरी निकालने के लिए हम यहाँ से एक लंब डालते हैं। ये लंब S1 से 90 डिग्री कोण पर इस बिंदु पर मिलता है। इस बिंदु का नाम हम M रख लेते हैं। M ये बिंदु है और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। ये कोण 90 डिग्री है। S1 और S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। S1 S2 दो रेखा छिद्र हैं, और डबल स्लिट, बाई स्लिट और पर्दे के बीच की जो दूरी है वो कैपिटल D है। ये पर्दा है, स्क्रीन, ये द्विछिद्र। ये बिंदु P जहाँ पर चमकीली अथवा काली कोई फ्रिंज बन रही है। चमकीली मतलब जहाँ पर अधिक प्रकाश है, काली का मतलब जहाँ पे प्रकाश कम है। यंग द्विछिद्र प्रयोग किया जाता है व्यतिकरण की घटना को स्पष्ट देखने के लिए, आंखों से देखने के लिए। हमें पता चलता है प्रकाश किरणों की सहायता से कि ये है। इस बिंदु को हम O मान लेते हैं, इस बिंदु को हम O डैश मान लेते हैं, और ये जो दूरी है वो हम XN मान लेते हैं, XN या कुछ। तो यहाँ पर X
n दूरी पर, O से xn दूरी पर हमारे पास एक बिंदु P है जिस पर कोई चमकीली अथवा काली फ्रिंज बन रही है, चमकीली अथवा काली फ्रिंज बन रही है। हम ये भी देखते हैं बिंदु O से ये दूरी कितनी है। तो इस तरह से हमारे पास ये चित्र पूरा होता है और यहाँ पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। पहला त्रिभुज S1 S2 M है, पहला त्रिभुज S1 S2 M है, जिसमें S1 S2 90 डिग्री के सामने होने के कारण कर्ण है और S2M इस कोण के सामने होने के कारण ये लंब है। इसी तरह से ये त्रिभुज OO'P इसमें इस कोण के लिए ये आधार है और इसके सामने वाली भुजा ये लंब है और ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा जिसका नाम OP ये है कर्ण। तो हम दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज बनेगी तो कंडीशन क्या होगी और काली फ्रिंज बनेगी तो कंडीशन क्या होगी। हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियाँ निकाल रहे हैं या फिर गणितीय विश्लेषण कर रहे हैं। मान लो कि भाई ये तरंग निकल रही है, उसका विस्थापन y1 है, इस तरंग के लिए विस्थापन y2 है। तो देखते हैं y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पहली तरंग का विस्थापन समीकरण हो गया। दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ हमने डेल्टा एक्स लिया तो ये डेल्टा एक्स, dx भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दोनों तरंगों के विस्थापन समीकरण आ गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। a1 पहली तरंग का आयाम है, a2 दूसरी तरंग का आयाम है। अच्छे व्यतिकरण के लिए आयाम लगभग समान होने चाहिए। विस्थापन इनके ये है, ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति है। ओमेगा का सूत्र होता है हमारे पास ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी या ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन। ओमेगा बराबर 2 पाई एन, एन है आवृत्ति, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। x प्लस डेल्टा एक्स, इसका मतलब ये जो दूरी है S2m वो डेल्टा x के बराबर है। S2m का मान जो है वो डेल्टा x के बराबर है। अगर S1 से P तक जाने में इसको x दूरी तय करनी पड़ रही है पहली तरंग y1 को, और तो S2 से P तक जाने में इस तरंग को थोड़ी अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम ये ले चुके हैं। पहले y2 की तरंग को यहाँ पे खोल लेते हैं ब्रैकेट को, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस के, इस के का गुणा होगा डेल्टा एक्स से तो डेल्टा एक्स। तो हमारे पास ये आ जाता है, तो y इज इक्वल टू आता है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 5, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से पता चलता है कि ये भाग दोनों का सेम है, ये भाग और ये भाग दोनों का सेम है। अगर ये भाग दोनों का सेम है तो अंतर फाई का रहा, तो
तो फाई हो गया कलांतर। कलांतर का मतलब दोनों तरंगों के कोणों का अंतर, इसको हम कहते हैं कलांतर। तो दोनों तरंगों को अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएं। उससे पहले देखते हैं कि ये तरंगें व्यतिकरण की घटना के लायक है या नहीं है, व्यतिकरण होगा कि नहीं होगा। तो व्यतिकरण के लिए हमने बताया आयाम आवृत्ति समान होने चाहिए। आयाम A1 A2 हमने बोला लगभग समान होने चाहिए। आवृत्ति ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं है, इसका मतलब आवृत्ति दोनों की समान है, n का मान दोनों के लिए समान है। आवृत्ति अगर अलग अलग होती तो हम यहाँ पे n1 और n2 लिखते या ओमेगा 1 और ओमेगा 2 लिखते। हमने ऐसा नहीं लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आवृत्ति समान है। k यहाँ पर संचरण नियतांक है, k यहाँ पर संचरण नियतांक है। डेल्टा x जो है वो पथांतर है, k जो है वो संचरण नियतांक है और डेल्टा क्या है, पथांतर है। चलो देखते हैं। सुपर पोजीशन के लिए हमारे पास ये अध्यारोपण की घटना के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत से हमारे पास आएगा y = y1 + y2, y1 + y2। y1 और y2 के मान हमें यहाँ रखने हैं, नया पेज लेके रखते हैं। तो अब हम यहाँ पर y1 और y2 के मान इसमें रखते हैं, इसके लिए नया पेज लेते हैं। तो y = y1 + y2 एक बार हमने वापस लिख दिया। y = y1 की वैल्यू है अपने पास A1 sin ωt, A1 sin ωt - kx, और y2 की वैल्यू है अपने पास A2 sin ωt - kx, A2 sin ωt - kx - phi। हमने यहाँ पर y1 और y2 के मान रख दिए। तो y = आ गया हमारे पास A1 sin ωt - kx प्लस A2। अब यहाँ पे हम साइन A प्लस B का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं साइन A प्लस B का फॉर्मूला क्या है। तो हम इस चीज़ को A मानेंगे, इस चीज़ को B मानेंगे। तो हमारे पास रहा साइन A माइनस B = साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। यहाँ पर A = हमारे पास है ωt - kx और B है हमारे पास फाई, माइनस की जगह माइनस है। तो इस सूत्र के अंदर हम जहाँ जहाँ पर A लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर A लिखा हुआ है वहाँ पे हम ωt - kx लिख देते हैं, और जहाँ जहाँ पर हमें B लिखा हुआ है वहाँ वहाँ हम फाई लिख देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारे पास ये आएगा साइन A की जगह हम लिखेंगे ωt - kx, फिर है कॉस B की जगह लिखेंगे हम कॉस फाई। अब यहाँ इधर जगह नहीं है तो हम इसको नीचे की साइड लिख देते हैं, माइनस की जगह माइनस, और कॉस A की जगह हम लिखेंगे कॉस, और A की जगह लिखेंगे ωt - kx, और फिर है साइन B की जगह हम लिखेंगे साइन, और B की जगह लिखेंगे फाई। अब A2 का गुना अंदर की साइड, y है परिणामी विस्थापन, A1 sin ωt - kx प्लस A2 का गुणा अंदर दोनों से कर देते हैं, A2 sin फाई ωt - kx
कॉस फाई माइनस कॉस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई। तो इस तरह से हमारे पास परिणामी विस्थापन का एक सूत्र आ गया। अब इसमें 3 पद है, पहले और दूसरे पदों के अंदर से कॉमन आ रहा है हमारे पास साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ बच रहा है A1। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉमन आ गया, बचेगा A2 कॉस फाई, A2 कॉस फाई। उसके बाद ये माइनस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आया। हुआ क्या कि हमने यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स वाला पद लास्ट में लिखा है, तो इधर भी सेम किया, साइन फाई को आगे कर दिया और ओमेगा टी माइनस के एक्स वाले पद को पीछे लिख दिया। कुछ नहीं किया, इस पद को यहाँ लिखा और इसको पीछे की साइड लिख दिया। अब हमारे पास y इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई। तो यहाँ पर हमें थोड़ा एज्यूम करना पड़ेगा। माना ये वाला जो पद है हमारे पास A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसको हम मान लेते हैं R कॉस थीटा। ये कॉस है तो इधर भी कॉस मानेंगे, समीकरण नंबर 4। और इधर से A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, इसको मान लेते हैं R साइन थीटा। y जो है परिणामी तरंग का विस्थापन है, A1 है पहली तरंग का आयाम है, A2 दूसरी तरंग का आयाम है, फाई कलांतर है, R और थीटा मानी हुई चीज़ें हैं। तो R है हमारे पास परिणामी तरंग का आयाम और थीटा है हमारे पास परिणामी तरंग के लिए कोण, कला कोण। ये समीकरण 2 हो गई। इनके मान जब हम इस समीकरण में वापस लिखेंगे तो ये जो है अपने पास A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसकी जगह लिखेंगे हम R कॉस थीटा नए पेज पे। तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई, इसके स्थान पे लिख रहे हैं हम R कॉस थीटा, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह सेम टू सेम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। उसके बाद है हमारे पास माइनस A2 साइन फाई की जगह लिखेंगे R साइन थीटा, तो माइनस A2 साइन फाई की जगह लिखेंगे R साइन थीटा। और उसके बाद है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैथमेटिकल है, घबराने की ज़रूरत नहीं, बड़े ध्यान से देखना है, काफ़ी चीज़ें आसान है और बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाला है। यहाँ पर A2 साइन फाई बराबर R कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है और वापस इसको अरेंज करना है। तो y इज इक्वल टू R कॉमन लिया और फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो साइन A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और फिर आता है कॉस B, क्योंकि फॉर्मूला यही है साइन A कॉस B, तो पहले साइन वाला पद लिखा
और फिर कॉस वाला पद लिखा। पहले हमने साइन वाला पद लिख दिया, फिर कॉस वाला पद लिख दिया, माइनस आर तो कॉमन आ चुका है, आर हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे पहले पद जो आएगा वो आएगा कॉस ए साइन बी, पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। तो यहाँ पे पहले कॉस वाला लिखते हैं, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन थीटा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा r, ये आ गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं a की जगह हमारे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स, बी की जगह थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी। तो लिख देते हैं साइन ए ओमेगा टी माइनस के एक्स और माइनस थीटा इस समय। तो ये हमारे पास एक परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण आया, जिसमें r जो है वो परिणामी आयाम है, y जो है परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण है, r जो है वो परिणामी तरंग का आयाम है, और थीटा जो है वो पहले वाली तरंग यानी कि y1, ये जो y1 तरंग है, इस y1 तरंग और जो परिणामी तरंग बन रही है लास्ट में ये वाली y, इन दोनों के बीच का कलांतर है। ठीक है, तो कलांतर, पहली तरंग यानी कि ये y1, ये y1 तरंग और परिणामी तरंग के बीच का कलांतर है। तो इसको देखते हैं हम, समीकरण नंबर 5 आ गए यहाँ तक, यहाँ आ गया 6 नंबर समीकरण। अब इसमें ये दोनों चीज़ें थीटा और आर मानी हुई चीज़ें हैं, हमें परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना होगा। तो हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे परिणामी तरंग का आयाम। परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना, आर ज्ञात करना। परिणामी तरंग का आयाम हम ज्ञात करने वाले हैं, आर का मान। तो उसके लिए हम ये जो हमारे पास समीकरण है मानी हुई a1 प्लस a2, ये वाली r cos थीटा r sin थीटा, इनको स्क्वायर करके जोड़ते हैं, वर्ग करके जोड़ते हैं। समीकरण 4 और 5 को, समीकरण 4 व 5 को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 4 और 5, देखो समीकरण 4 हमारे पास r cos थीटा, फिर a1 a2 cos फाई, दूसरी ओर है r sin थीटा a2 sin फाई। तो लिखते हैं r cos थीटा प्लस r sin थीटा, दोनों को जोड़ दिया, उससे पहले इनका स्क्वायर कर दिया। राइट साइड में a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई, इसका स्क्वायर किया, प्लस a2 sin फाई, इसका भी स्क्वायर कर लिया। अब दोनों स्क्वायर खोलने हैं, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर,
यहाँ लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर मतलब पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद a1 इंटू दूसरा पद a2 कॉस फाई प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, यानी कि a2 का स्क्वायर और कॉस का भी स्क्वायर प्लस ये वाला जो पद है इसका होल स्क्वायर है, तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब उसके बाद इधर से आर स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर हमारे पास है a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। इधर से हमने a2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 को हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास है आर स्क्वायर। 1 को नहीं लिखा, a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या फाई, कोण कोई भी हो बराबर होने चाहिए, तो इसका भी मान 1 होता है, ये भी हम नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे रहेगा a2 स्क्वायर। तो हमारे पास आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाती है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। तो आर अगर निकालना है हमें, आर का मतलब परिणामी आयाम, तो ऐसी स्थिति में इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर की साइड अंडर रूट आ जाएगा। तो ये लिख रहे हैं हम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये आ गया परिणामी आयाम का सूत्र, जिसमें आर है परिणामी तरंग का विस्थापन परिणामी तरंग का आयाम, a1 है पहली तरंग का आयाम, a2 है दूसरी तरंग का आयाम और फाई है कलांतर। ये परिणामी आयाम का मान फाई के अलग अलग मानों पर डिपेंड करेगा, यानी कि पहली तरंग और दूसरी तरंग के बीच कलांतर कितना है। तो ये हमने परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात किया है, और आयाम का सूत्र हुआ हमारे पास रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। यहाँ पे फाई के मान अलग अलग अगर लेते हैं हम, या कलांतर दो तरंगें जो y1 और y2 है उनके मध्य कलांतर अगर अलग अलग होता है, तो इसके अनुसार हमारे पास परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग हमारे पास ये है, इस तरंग का जो आयाम प्राप्त होता है आर का मान वो भी अलग अलग प्राप्त होता है। तो कुछ विशेष स्थितियां लेके देखते हैं। केस फर्स्ट, जिसमें हम फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री ले रहे हैं और कॉस 0 इज इक्वल टू 1। कॉस 0 का मान 1 होता है, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। और जब r इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, कॉस फाई का मान कॉस 0, तो r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस 0 का मान 1, और 1 को मल्टीप्लाई किया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास बचेगा r इज इक्वल टू a1 प्लस a2, इसका होल स्क्वायर, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। पहला पद a है, दूसरा पद a1 है, पहला पद, दूसरा पद है a2। तो इस तरह से r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a1 प्लस a2, रूट और स्क्वायर ये दोनों चीज़ें हट गई।
तो ये जो अपने को प्राप्त हुआ है ये परिणामी आयाम है उस कंडीशन में जब फाई का मान 0 होता है। तो ये दोनों आयाम जुड़ते हैं तो ये मान अधिकतम प्राप्त होता है MAX, हम इसको कहते हैं अधिकतम आयाम। ऐसी स्थिति के अंदर आयाम अधिकतम प्राप्त होता है जब कलांतर दो तरंगों के मध्य शून्य हो, और आयाम अधिकतम प्राप्त होता है तो व्यतिकरण की घटना स्पष्ट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कलांतर या तो शून्य रहना चाहिए या अधिकतम होना चाहिए। फिर लेते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू होता है 0। तो R का फॉर्मूला हमारे पास आया था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू 0। तो R हमारे पास है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 0 से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर ये सारा 0 हो जाएगा। तो R की वैल्यू आएगी हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर और अंडर रूट। ये परिणामी आयाम प्राप्त होता है जब कलांतर का मान 90 डिग्री हो। यहाँ पे कभी कभी सोच लेते हैं कि A1 और A2 दोनों के ऊपर स्क्वायर है और रूट है, दोनों हट जाएंगे। ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे इसलिए हटे क्योंकि ये होल स्क्वायर था। उसके बाद और देखते हैं, एक कंडीशन और देखते हैं। केस थर्ड, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस 180 बराबर ये होता है -1। कॉस 180 का मान -1। R का फॉर्मूला हमारे पास आया था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। कॉस फाई का मान हमने -1 रखा। कॉस फाई का मान -1 रखा तो R इज इक्वल टू हो गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस इससे गुणा होके 2A1 A2। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखें तो एक फार्मूला बना, पहला पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस पहला पद, 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। तो ये बनेगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बनेगा तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू A1 माइनस A2। यहाँ पे होल स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे। तो हमारे पास परिणामी आयाम का सूत्र ये आया A1 माइनस A2, दोनों का अंतर जब कलांतर 180 है। घटाने पर संख्याएं छोटी होती है और ये होगा मिनिमम मान, इसको हम कहेंगे न्यूनतम मान या फिर न्यूनतम आयाम। न्यूनतम आयाम, इससे आयाम कम नहीं होगा। जब R मिनिमम ज्ञात करना होगा तो हम A1 माइनस A2 करेंगे और R मैक्सिमम ज्ञात करना होगा तो हम A1 प्लस A2 करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास 3 कंडीशन आई। अब हम ज्ञात करने वाले हैं कि हमने जो माना हुआ है उसके अंदर 2 चीज़ें थी। एक तो था R जो हमने ज्ञात कर लिया, दूसरा हमारे पास थीटा भी है। थीटा का मान भी हमें ज्ञात करना होगा। थीटा है पहली तरंग y1 के साथ परिणामी तरंग y जो प्राप्त हुई, दोनों के बीच कलांतर। तो अब हम थीटा का मान ज्ञात करने वाले हैं। थीटा का मान ज्ञात करना, थीटा का मान ज्ञात करना है। उसके लिए हम समीकरण देखेंगे वापस। ये समीकरण आई हमारे पास 4 और 5।
इनको इस टाइप से करना है कि साइन ऊपर रहे, कॉस नीचे रहे, ताकि टेन बन जाए। हमें टेन थीटा का मान ज्ञात करना है, और टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देंगे। तो हमारे पास आएगा आर साइन थीटा बटा आर कॉस थीटा, इधर आएगा A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो लिखते हैं समीकरण 5 में समीकरण 4 का भाग देना। तो हमारे पास होगा आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो इस तरह से हमारे पास R से R कट गया, और साइन अपॉन कॉस ये हमारे पास हो गया टेन थीटा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। ये हमारे पास बन गया टेन थीटा का सूत्र। अगर यहाँ से हम थीटा का मान निकालना चाहें तो ये टेन इधर आएगा और बनेगा हमारे पास टेन इनवर्स। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो ये थीटा का सूत्र आया। ऊपर टेन थीटा की टर्म में वैल्यू लिखें या थीटा की टर्म में लिखें, बात एक ही है। इसके लिए भी हम विशेष कंडीशन ले सकते हैं कि अलग अलग मानों पर क्या क्या होता है। केस फर्स्ट, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन 0 हमारे पास होता है 0 और कॉस 0 हमारे पास होता है 1। ये मान कुछ हमें याद रखने पड़ेंगे। तो इसको tan वाले को कुछ समीकरण देते हैं। ये समीकरण 6 परिणामी तरंग का आयाम, ये समीकरण 7, और इनको समीकरण देने की जरूरत नहीं, ये समीकरण 8, ये समीकरण 8 और ये 9। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये समीकरण नंबर 9। यहाँ पे हम लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाई का मान, A1 प्लस A2 कॉस फाई का मान। साइन फाई का मान है 0 और कॉस फाई का मान है 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ऐसा करने पर हमारे पास आया टेन थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन A1 प्लस A2। तो यहाँ आया हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन में टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 0 होता है टेन में, टेन 0 का मान। तो अब हम लिखने वाले हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि फाई का मान अगर 0 रहेगा, तो थीटा का मान भी 0 आएगा। फिर देखते हैं कि केस सेकंड, थीटा बराबर 90 डिग्री। 3 केस लेना है। केस सेकंड, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 इज इक्वल टू एंड कॉस 90। साइन 90 का मान 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। तो हमारे पास टेन थीटा का सूत्र आ गया A2 साइन फाई की वैल्यू
और A1 प्लस A2 कॉस फाई की वैल्यू टेन थीटा। A2 तो A2 है, साइन फाई की वैल्यू हमारे पास 1 है और कॉस फाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास A2 अपॉन A1। ये जो A2 इंटू 0 है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 से गुणा करने पर किसी भी संख्या 0 हो जाती है, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स A2 अपॉन A1, tan इनवर्स A2 अपॉन A1। इसी तरीके से अगर केस थर्ड ले में फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 180 इज इक्वल टू 0 और कॉस 180 इज इक्वल टू -1। ये मान यहाँ पे रखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू A2 साइन की वैल्यू A1 प्लस A2 कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू है हमारे पास 0 और कॉस की वैल्यू है -1। tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 0 अपॉन A1 माइनस A2, तो यहाँ tan थीटा हमारे पास आ जाएगा 0 और tan 0 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू tan 180 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 180 डिग्री, यानी कि फाई का मान 180 डिग्री होने पर ये वैल्यू भी 100, थीटा की वैल्यू भी 180 डिग्री होगी। अब एक सवाल ये है कि यहाँ पर जब tan की वैल्यू 0 आई थी तब हमने tan 0 लिखा, और यहाँ पर जब tan की वैल्यू फिर से 0 आ रही है तब हम tan 180 लिख रहे हैं। उसका कारण क्या कि पिछली बार जब हमने किया था उस समय tan का फाई का मान 0 था, तो tan की वैल्यू जो होगी वो होगी साइन 0 अपॉन कॉस 0, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 तो tan 0 ही बनेगी। तो फाई इज इक्वल टू 0 होने पर ये एक तरह का डाउट है जिसे हम क्लियर कर रहे हैं। मन में सवाल आता है कि यहाँ पे 0 होने पर 180 डिग्री लिया और वहाँ पर 0 होने पर 0 डिग्री लिया, ऐसा क्यों किया? उस चीज़ को हम क्लियर कर रहे हैं। फाई 0 होने पर साइन 0 अपॉन कॉस 0 बनेगा और कॉस 0 बनेगा तो ये फिर tan 0 ही होगा। और यहाँ पे फाई बराबर 180 डिग्री लिया, 180 डिग्री लिया होने पर क्या होगा? यहाँ पे होगा हमारे पास साइन 180 डिग्री अपॉन कॉस 180 डिग्री, वो उसकी वैल्यू tan 180 डिग्री होगी। इसलिए यहाँ पर हम tan 0 पिछली बार केस फर्स्ट में और केस थर्ड में हम tan 180 ले रहे हैं। अब ज्ञात करते हैं हम तीव्रता। अब हम ज्ञात करते हैं तीव्रता। हमें पता है कि जो तीव्रता होती है समानुपाती आयाम, तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब किसी चीज़ का प्रभाव किसी बिंदु पर कम है तो उसकी तीव्रता कम है, और प्रभाव किसी बिंदु पर अधिक है तो तीव्रता का मान अधिक है।
तो तीव्रता को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, समानुपाती आयाम को आर या ए से प्रदर्शित किया हमने यहाँ पे। पहली तरंग का आयाम A1 लिया है, दूसरी तरंग का आयाम A2 लिया हुआ है और परिणामी तरंग का आयाम कैपिटल R लिया हुआ है। यहाँ पे ऐसा करते हैं तो I इज इक्वल टू KR² हो जाएगा। K एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती का निशान हटाया तो ये नियतांक लगाया। अब इसी तरह से पहली तरंग के लिए पहली तरंग के लिए हमारे पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू, वैसे ही कर लेते हैं, समानुपाती A1², तो I1 बराबर K A1 का स्क्वायर। अगर हम इसको रूट कर दें तो ये हमारे पास आएगा √I1, इधर का रूट करें तो ये हो जाएगा √K, A1 का रूट करें तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, ये बचेगा। फिर करते हैं दूसरी तरंग के लिए। दूसरी तरंग के लिए हम करते हैं I2 इज समानुपाती A2 का स्क्वायर, I2 बराबर K A2 का स्क्वायर, और अगर फिर इसका रूट लेवे हैं तो I2 का रूट हो जाएगा, K का रूट हो जाएगा, और A2 के ऊपर स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर और रूट दोनों ही हट जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ छोटे फॉर्मूले आ गए। यहाँ पे भी अगर करना चाहें अंडर रूट तो √I बराबर √K और R की जगह R आ जाएगा। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये चीज़ें आ गई है। अब हमने परिणामी तरंग Y का आयाम निकाला था, हमने परिणामी तरंग का आयाम निकाला था। तो तीव्रता टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग का आयाम, वो हमने निकाला R इज इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi। फिर से देख लेते हैं, R है परिणामी तरंग का आयाम, A1 है पहली तरंग Y1 का आयाम, और A2 है दूसरी तरंग Y2 का आयाम, और phi है दोनों के बीच कलांतर। वर्ग किया, स्क्वायर करने पर ये हमारे पास आएगा R² बराबर A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi। दोनों पक्षों में K का गुणा किया, दोनों पक्षों में K का गुणा किया। गुणा इसलिए किया क्योंकि अगर हम K से गुणा करते हैं आयाम के वर्ग को K से गुणा करते हैं तो हमें तीव्रता प्राप्त होती है। आयाम R है, उसका वर्ग किया और K से गुणा किया तो हमें उस तरंग की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हम K से गुणा कर देते हैं। तो K से गुणा कर दिया, KR² बराबर K A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos phi। तो KR², ब्रैकेट के बाहर है कि इसको गुणा किया, अंदर सभी पदों से गुणा करना पड़ेगा। A1² प्लस K A2² प्लस 2, ध्यान देने की बात है, K A1 K A2 cos phi। अगर हम ऐसा करते हैं तो K यहाँ पे 2 बार आ गया। अगर हम यहाँ पे अंडर रूट कर देते हैं, यहाँ पे भी अंडर रूट कर देते हैं,
तो हमारे पास के एक बार हुआ, ये पूरा के है, ये पूरा के है। अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर में हाफ है, रूट के इट मीन्स कि पावर है जो 1/2 है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान से देखें, के आर स्क्वायर को, तो के आर स्क्वायर है आई के बराबर, के ए वन है आई वन के बराबर, के ए टू का स्क्वायर है आई टू के बराबर। लिखते हैं आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, के ए वन है स्क्वायर आई वन के बराबर, के ए टू स्क्वायर है आई टू के बराबर। उसके बाद प्लस 2, ये जो है रूट के ए वन, रूट के ए वन ये है अंडर रूट आई वन के बराबर, ये किया रूट ऑफ आई वन और ये किया रूट ऑफ आई टू और ये है cos फाई। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला आ गया तीव्रता का। इसको हम एक नए तरीके से भी लिख सकते हैं, आई, इस आई वन को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ आई वन का स्क्वायर। यहाँ अगर हमारे पास स्क्वायर और अंडर रूट दोनों हो तो दोनों को हटा देते हैं, अगर किसी के पास नहीं हो तो हम दोनों लगा भी सकते हैं। यहाँ पे अंडर रूट लगाया तो स्क्वायर भी लगाया, यहाँ हो जाएगा आई टू अंडर रूट और इसका स्क्वायर प्लस 2 रूट ऑफ आई वन रूट ऑफ आई टू और cos फाई। तो इस तरह ऐसा हमने इसलिए किया कि हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाए रूट आई वन का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी किया जा सकता है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ये आई वन है, ये आई टू है और यहाँ पे हम लिखने वाले हैं रूट ऑफ आई वन, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, बस यही है, और आई टू इसका होल स्क्वायर कर दिया अंडर रूट में प्लस सेम। तो ऐसा करने पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। ठीक है, और ऐसा फॉर्मूला हम देखते हैं तो देखते हैं इसमें फाई आ रहा है, और जो फाई है अगर उसकी वैल्यू बदलती है तो परिणामी तीव्रता आई की वैल्यू भी बदलती है। फाई के मान फिर वैसे ही 1 2 3 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री लेते रहेंगे और निकालेंगे। तो इसमें भी कंडीशन ले लेते हैं, केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं तो cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पर ये समीकरण जब ये 1 हो गया तो ये वाली समीकरण, पहले लास्ट समीकरण आई थी हमारे पास 9 नंबर, तो इस बार जो समीकरण है वो लेते हैं 10 नंबर। 9 आई थी, ये 10 नंबर ले ली और ये 11 नंबर ले ली। तो हमारे पास अभी है cos 0 का मान 1। अगर 1 का मान यहाँ पे रख दिया जाए समीकरण, ये दोनों एक ही है, सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है।
तो यहाँ पे अगर 1 लिख दिया जाए तो ये बन जाएगा a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 फॉर्मूला ए। तो हम लिखते हैं समीकरण 11 से। समीकरण 11 से तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू i1 अंडर रूट में उसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट में i2 उसका स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ i1 अंडर रूट ऑफ i2। आगे था cos फाई की जगह 1 लिखना था, हम 1 यहाँ पे अगर लिख देते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसको 1 को हटा देते हैं क्योंकि 1 से गुणा करने पर वापस वही संख्याएं आती हैं। तो i हमारे पास हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, एक फॉर्मूला बनेगा। तो रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2। तो इस तरह से बना हमारे पास a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। तो बीच में प्लस आया है, ये अधिकतम तीव्रता है, यानी कि संपोषीकरण मैक्सिमम है, अधिकतम संपोषी व्यतिकरण की स्थिति है। अब हम करते हैं केस सेकंड। संपोषी व्यतिकरण का मतलब तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है जहाँ पे प्रकाश में प्रकाश मिलता है तो रोशनी उत्पन्न होती है। केस सेकंड, इसलिए अंदर लेते हैं फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री और कॉस 90 का मान होता है 0। कॉस 90 का मान होता है 0, तो यहाँ हम 0 लिखते हैं। तो इसके लिए ये समीकरण 10 ठीक रहेगी, क्योंकि जब ये 0 होगा तो ये पूरा ही पद 0 हो जाएगा, और जब पूरा पद 0 हो जाएगा तो i1 प्लस i2 बचेगा। ये दोनों समीकरण सेम है, 10 नंबर ले हो या 11 नंबर ले हो, एक ही बात है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 10 से। समीकरण 10 से तो ये बनेगा हमारे पास i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट ऑफ i1 रूट ऑफ i2 और साथ में cos 0 का मान, cos 90 का मान 0। तो i बराबर हमारे पास बच जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं, ये पूरा पद हो जाएगा 0, ये पूरा पद हो जाएगा 0। तो ये तीव्रता अधिकतम नहीं है, क्योंकि इससे भी ज़्यादा मान रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर का होता है। लास्ट इसकी कंडीशन केस थर्ड। केस थर्ड, फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और कॉस जो 180 डिग्री होता है उसकी जो वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये मान हमें याद रखने पड़ेंगे। तो फिर वही समीकरण देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे -1 रखते हैं तो हमारे पास a1² प्लस a2² माइनस 2a1 a2 का फॉर्मूला बनता है। इसलिए रखते हैं समीकरण 11 से। समीकरण 11 थी हमारे पास i इज इक्वल टू रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 और -1। -1 तो i इज इक्वल टू बना हमारे पास रूट ऑफ i1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ i2 का स्क्वायर -2 अंडर रूट i1 और अंडर रूट i2।
ये जो माइनस है इसका गुणा इस प्लस के साथ हो गया। तो अब हमारे पास प्राप्त होता है I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये माइनस अंडर रूट ऑफ I2। देखते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, तो ये बना हमारे पास A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये माइनस आने की वजह से ये मिनिमम है, MIN मिनिमम है, न्यूनतम है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पे हम लिखेंगे न्यूनतम तीव्रता। न्यूनतम तीव्रता का मतलब होता है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण का मतलब होता है कि प्रकाश की तीव्रता वहाँ पे न्यूनतम है। ठीक है, अगर आयाम बिल्कुल बराबर रहेंगे तो तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अधिकतम तीव्रता है, यहाँ पे बनेगा संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण। तो आज हमने विनाशी व्यतिकरण की अलग अलग स्थितियां देखी, संपोषी व्यतिकरण की अलग अलग स्थितियां देखी, परिणामी तरंग प्राप्त की हमने अध्यारोपण के सिद्धांत से। शुरू से देखते हैं। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थितियां प्राप्त की। गणितीय विश्लेषण में हमने y1 और y2 की सहायता से परिणामी तरंग r y का मान ज्ञात किया। परिणामी तरंग से y का मान ज्ञात किया, जिसमें परिणामी आयाम कैपिटल R और कैपिटल R का सूत्र ज्ञात किया। उसकी अलग अलग कंडीशन की, जिसमें फाई बराबर 0, फाई बराबर 90 और फाई बराबर 180 डिग्री पर अलग अलग स्थितियां प्राप्त की। और उसके बाद हमने थीटा का मान ज्ञात किया, और थीटा का मान जब ज्ञात किया तो उसमें भी हमने अलग अलग विशेष स्थितियां करी। उसके बाद हमने तीव्रता का कंसेप्ट समझा। भाई तीव्रता क्या चीज़ है? ये आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। उसके बाद तीव्रता का सूत्र ज्ञात किया, उसकी विभिन्न स्थितियां की। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगली बार हम करेंगे यंग द्विछिद्र प्रयोग में ही फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करना। फ्रिंज चौड़ाई कैसे आती है, काली फ्रिंज क्या होती है, चमकीली फ्रिंज क्या होती है, और दोनों की चौड़ाई में क्या संबंध होता है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं, ये चीज़ हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।